Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, exercise number 13.2, part 2. ठीक है. Part 1 में we covered questions up to question number 10, 1 to 10, and today we will cover question number 11 to जितने भी हैं total 18. Means today we are going to finish the exercise. Okay. And the exercise is based on the topic and okay, good. Question number 11 read out करते हैं. Question number 11 is given two independent events A and B, given two independent events A and B such that probability of A is this and probability of B is this, find different things. Okay, आपको probability A और probability of B given है और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण information given है कि A और B क्या है बेटा, independent events है. The moment you will get कि events A and B independent events हैं, That means आपको probability of A intersection B निकालने का जरिया मिल गया अगर गिवन है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ठीक है, कैसे? इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट अगर गिवन है कि इंडिपेंडेंट है. अगर नहीं गिवन है तो फिर आपको और कुछ डेटा देगा वो A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही पूछा है उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ. तो हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट कर दिया था हमने. Since it is given that since it is given that ये तुमको गिवन ही है ऑलरेडी कि A and B are independent events, and if A and B are independent events, so सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको क्या पता लगेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी गिवन है, 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी गिवन है, 0.6. सो इट इज इक्वल टू 0.18. तो यही पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बिकॉज पहले क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B. ठीक है, यही तो पूछा है. फर्स्ट क्वेश्चन में मार्क कर दूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B. नहीं, पहले क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो. और प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में सीखा है क्या होता है, A इंटरसेक्शन B, और वो हमने क्या निकाल लिया, 0.18. सेकेंड क्वेश्चन बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड नॉट B. राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड नॉट B. अब सुनो, दो तरीके हैं. पहला तरीका ये, अच्छा इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखोगे, A इंटरसेक्शन B डैश. अब पहला एक तरीका है जनरल तरीका इसको करने का, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ये तो जनरल तरीका है, बिल्कुल है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या निकाला हमने, 0.18. करना 30 में से 18 गया यानी 0.12. ये तो है जनरल तरीका. अब आ जाओ थोड़ा सा स्मार्ट तरीका. देखो हमने क्या सीखा, अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जो कि गिवन है, तो A एंड B डैश, A डैश एंड B एंड A डैश एंड B डैश, ये सारे के सारे पेयर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट. कल सीखा था हमने. तो फिर A एंड B डैश ये दोनों भी तो इंडिपेंडेंट होंगे. तो अगर ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, अगर मान लो, देखो हम इस तरीके से लिखेंगे कि बिकॉज A एंड B आर इंडिपेंडेंट, गिवन है नहीं तो, बिकॉज A एंड B आर इंडिपेंडेंट, therefore A and B dash are also independent. और अगर ये दोनों भी इंडिपेंडेंट हैं, अगर ये दोनों भी इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश. चलो A की तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ही सही, उसको तो सिंपली ऐसे लिख देंगे. B डैश की कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बोलो क्या है, ये
क्या मतलब क्या गिवन है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.6। तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.6 क्या होता है 0.4। देखो यहां से भी वही आंसर आ रहा है 0.12 और पहले हमने जनरल तरीके से किया तो भी यही आंसर आता है। समझ आया? दोनों तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, थर्ड वाला देखो ए और बी सबसे इजी है तो हाँ ये तो सेकंड वाला था। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। क्या करेंगे ए और बी को क्या लिख सकते हो ए यूनियन बी, राइट। और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीनों ही चीजें हैं हमारे पास मौजूद। 0.3 प्लस 0.4 था 6 था ओके 0.6 माइनस 0.18 ये हमने पहले निकाल लिया। तो 0.9 माइनस 0.1 90 में से 18 जाएंगे तो 72 बचेगा 0.7 इजी। लास्ट वन प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए ठीक है नॉर बी, नीदर ए नॉर बी। फोर्थ वन इज probability of neither A nor B। अब neither A nor B कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड नोटेशन में A देखो या तो उसको लिख दूं मैं क्या probability of neither A nor B है ना, तो या तो लिख दूं मैं इसको A डैश इंटरसेक्शन B डैश, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बस अब ये लिखना आना चाहिए ना A यूनियन B का दोनों में से किसी एक तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ए यूनियन, अब सपोज करो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख दिया, तो मुझे बताओ ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ए और बी भी इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, अगर इस तरीके से करते। और अगर उस तरीके से करते हो तो उसको तो क्या लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अभी अभी निकाल के आए हो 0.72 क्या हो जाएगा 0.28। तो यहां से 0.28 देखते हैं वहां से क्या आती है। तो ए डैश की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी क्या है तो 1 माइनस 0.3 ए डैश की प्रोबेबिलिटी, और बी की क्या है 0.6 तो 1 माइनस 0.6। ठीक है, तो 1 माइनस 0.3 क्या है 0.7 और 1 माइनस 0.6 क्या है 0.4, 7 4 जा 0.8। चाहे से इस तरीके से करो चाहे से उस तरीके से करो, दोनों तरीके से आंसर है। ठीक है ना, समझ आया? अब अगर इस क्वेश्चन में यही ना गिवन हो कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उसमें से एक भी चीज नहीं निकाल सकते। तो सारा क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मिली और आगे के आगे रास्ते खुलते गए, यूनियन भी उससे निकला, बाकी सारी चीजें उससे निकली। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट नहीं है दोनों तरीकों से? ओके, कोशिश करना कि ये वाला तरीका यूज करें हम, है ना, बाकी नहीं तो जनरल तरीका तो है ही सही। क्वेश्चन नंबर 12 ए डाई इज टोस्ट थ्राइस, एक डाई को 3 बार ही उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। क्वेश्चन समझ आया? क्या समझ आया बताओ? ठीक है, तो एक बार एक डाई को अगर अपन 3 बार उछालेंगे तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे। तो कैसे पता लगाएंगे हम? एक बार उछालने में 6 आउटकम्स, दूसरी बार उछालने में 6 आउटकम्स, तीसरी बार उछालने में 6 आउटकम्स, यानी 216 आउटकम्स होंगे। अब हम ऑब्वियसली सैंपल स्पेस बना तो नहीं सकते 216 का, बट थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए कैसे कैसे होगा 111 112 113 114 इस तरीके से 216 आउटकम्स होंगे। और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की लाइन ऊपर आप छोड़ ही रहे हो, वो लिखनी है हमको, हियर एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग अ डाई थ्राइस। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो गए बेटा 216। अब आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है उसने? उसने पूछी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है? कम से कम एक ऑड नंबर चाहिए। अब सुनो, कम से कम एक ऑड नंबर चाहिए, मतलब एक ऑड नंबर वाला केस भी आएगा, 2 ऑड नंबर वाले केस भी आएंगे और 3 ऑड नंबर वाले केस भी आएंगे। तो इस तरीके से चलने में
ज्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ऑड नंबर वाले केसेस काउंट करोगे, फिर क्या करोगे, दो ऑड नंबर वाले केस काउंट करोगे, फिर क्या करोगे, तीन ऑड नंबर वाले केस काउंट करोगे। ठीक है, अब एक ऑड नंबर वाले केस, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक ऑड नंबर वाले केस कौन सा होगा, जिसमें एक ऑड नंबर हो, जैसे कि 1 2 4, इसमें एक ऑड नंबर है। और कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे कि 1 1 4 6। तो ऐसे आप सोचो 216 में से बहुत सारे आउटकम्स है जिसमें एक ऑड नंबर है। अब कल को ये 1 बीच में भी जाएगा, फिर इधर भी जाएगा, सोचो काउंट करना कितना मुश्किल है। और फिर वापस दो ऑड नंबर वाले, और फिर वापस तीन ऑड नंबर वाले। तो ऑब्वियसली इस तरीके से सोचना तो मुश्किल है, भारी है बहुत काम। इससे अच्छा है उल्टा सोचो, रिवर्स प्रोबेबिलिटी सीखी है ना आपने। भाई सुनो, ऑड नंबर आए, तीन बार उछाल रहे हो, तो चार केसेस हो सकते हैं, या तो एक भी ऑड नंबर नहीं आए, या एक ऑड नंबर है, या दो ऑड नंबर है, तीन ऑड। आपको एक दो तीन, तीन ऑड नंबर वाले केस चाहिए ना, आप जीरो ऑड नंबर वाले केसेस गिन लो और टोटल में से माइनस कर दो। समझ में आई बात। जीरो ऑड नंबर वाले केस यानी सारे के सारे इवन नंबर्स वाले केस, यानी पहले केस, पहली जगह पे भी इवन, इधर भी जगह इवन, इधर भी जगह, अगर मैं इवन नंबर वाले केसेस काउंट करके माइनस कर दूं टोटल में से, तो बचे हुए केसेस एटलीस्ट वन ऑड नंबर वाले केस हैं या नहीं है। समझ में आया ना अच्छे से। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे कि आपको तीनों बार इवन नंबर चाहिए, तो आप एक इवेंट डिफाइन करो, लेट द गिवन इवेंट्स बी। तीन इवेंट डिफाइन कर रहा हूं मैं, क्योंकि तीन बार उछाल रहे हो। लेट द गिवन इवेंट्स बी ए बी सी, है ना। ए है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, पहली बारी में इवन नंबर आया, क्योंकि अब मैं उल्टा सोच रहा हूं, मैं इवन नंबर के हिसाब से सोच रहा हूं, ठीक है ना। गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। बी लिख देता हूं सेम टू सेम, सेकेंड में भी इवन नंबर ही चाहिए, ऑन द सेकेंड थ्रो, ऑन द सेकेंड थ्रो। और सी लिख देता हूं गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द थर्ड थ्रो। ठीक है, यहां तक समझ आया। सैंपल स्पेस नहीं बनाना, पागल तो हम 216 सैंपल स्पेस बनाएंगे। देखो आपको क्या चाहिए, सारे के सारे एटलीस्ट एक ऑड नंबर वाला केस चाहिए, है ना। तो आप क्या करो, तीनों के तीनों इवन नंबर वाले केस निकाल लो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो और वन में से माइनस कर लो। तो अब आपका क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑड नंबर लो, आपका क्वेश्चन ये है कि आपको तो तीनों इवन नंबर चाहिए। आपको क्या चाहिए, तीनों इवन, फर्स्ट थ्रो पे भी इवन नंबर, सेकंड थ्रो पे भी इवन नंबर, थर्ड थ्रो पे भी इवन। तो ए इवेंट मान लिया मैंने इवन नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, बी इवेंट मान लिया मैंने इवन नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, एंड सी इवेंट मान लिया मैंने इवन नंबर ऑन द थर्ड थ्रो। अब आपको ए बी सी तीनों घटित कराने हैं, तो आपको एक्चुअली क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। भाई आपको फर्स्ट थ्रो में भी इवन, सेकेंड थ्रो में भी इवन, तो आपको तीनों इवेंट साइमल्टेनियसली घटित करवाने हैं। अब आप खुद सोचो, एक ही डाइस है, उसको लिया, उछाला, जो भी नंबर आया नोट कर लिया, वापस उसको उछाला और फिर वापस से थ्रो किया। तो जो सेकंड बार में जो भी नंबर आना है, क्या उसका ताल्लुक पिछले नंबर से है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है, सोच के देखो। अगर ए फर्स्ट थ्रो पे मान लो इवन नंबर आ गया, तो क्या ये वो अफेक्ट करेगा क्या अगले थ्रो पे भी इवन नंबर आए कि नहीं आए, अफेक्ट करेगा क्या। बोलो आप खुद, एक डाइस उठाया हमने, इवन नंबर आ गया, ठीक है, आ गया, वापस उसको उठा के वापस हम डाल रहे हैं, वापस इवन नंबर आ सकता है, कोई बड़ी बात है क्या। पहले बार में इवन नंबर आया तो क्या डाइस मना करेगा, नहीं इस बार इवन नंबर नहीं लाऊंगा, कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ए बी एंड सी तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, एक लाइन लिखूंगा, हाँ ऑब्वियसली विथ रिप्लेसमेंट है। आप सक्सेसिवली बार बार उठा रहे हो, और रिप्लेसमेंट यानी कि पूरा का पूरा ट्रायल ही फिर से चल रहा है, पूरा का पूरा ट्रायल ही फिर से चल रहा है। तो आप मान सकते हो कि सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट वाला केस है थर्ड वाला। और थर्ड वाला क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मैं अब इतना ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, मैं सिंपली कह दूंगा सिंस इट इज क्लियर दैट, it is clear that events A, B and C are independent. Events A, B and C are independent. ये चीज क्लियर है कि तीनों इवेंट्स जो हैं वो क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट। तो फिर उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोलना जरा।
उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो निकाल सकते हो, क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर टोटल कितने होते हैं, 6 में से टोटल नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर मैं पूरे तीनों इवेंट्स को कंबाइन करके लिखूं तो हो रहा है, लेकिन मैं केवल इवेंट ए में टोटल नंबर ऑफ केसेस देखूं तो एक बार अगर मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो 6 केसेस बनेंगे, उसमें से इवन नंबर कितने, 3। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 3/6। सिमिलरली बी की भी क्या होगी, 3/6। सिमिलरली सी की भी क्या होगी, 3/6। तो 3/6 इंटू 3/6 इंटू 3 यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया, 1/8। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, ये प्रोबेबिलिटी है कि तीनों इवन नंबर मिले। अब इसको अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं तो आ जाएगा ना एटलीस्ट 1 ऑड नंबर, यानी कि 7/8 इज द आंसर। यहां तक नोट डाउन हो गया। यहां तक नोट डाउन हो गया, ठीक है। तो अब मैं एक बार थोड़ा सा इसको डिलीट कर दूं, ठीक है ना। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, probability of getting even number on all the three throws हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि मैं निकाल चुका हूं, क्या, 1/8। सो अब मुझे क्या चाहिए था, मेरा क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, है ना, गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, ये मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था ना। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन ऑल द थ्री थ्रोस, राइट। 1 माइनस गेटिंग इवन नंबर ऑन ऑल द थ्री थ्रोस, that is 1 minus probability of A intersection B intersection C, that is 1 minus 1/8, that is answer is 7/8। मैच करो और सोचो अगर 216 में से छांटने जाते तो कितना टाइम लगता, आंसर तो वही आता है ना। अच्छा, ये चीज हो गई, सबका नोट डाउन हो गया। अच्छा, कोई कहेगी नहीं सर रिवर्स नहीं, आप तो सीधे ही चलो। तो सीधे चलने में भी आप 216 वाला तरीका मत अपनाओ, सीधे चलने में भी अपन ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला तरीका अपना सकते हैं। आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट वंस। एक बार डिलीट कर दूं उसको मैं, आपको क्या चाहिए बेटा, एटलीस्ट वंस। शॉर्ट में बता देता हूं अगर आप रिवर्स प्रोबेबिलिटी पे ना जाए, एटलीस्ट वंस का मतलब है कि इसमें 3 केसेस काउंट होंगे, 1 ऑड नंबर वाला केस काउंट होगा, प्लस 2 ऑड नंबर वाला केस काउंट होगा, प्लस बोलो आगे 3 ऑड नंबर वाला केस काउंट होगा। अब 1 ऑड नंबर का मतलब है, अब 1 ऑड नंबर का मतलब है कि पहला वाला ऑड नंबर, बाकी के 2 इवन नंबर। समझ रहे हो बात को, पहला वाला मतलब ये ऐसा वाला केस, ऑड इवन इवन, ठीक है। उसके अलावा इवन ऑड इवन, उसके अलावा इवन इवन ऑड, ये तो हो गया आपका केवल और केवल 1 ऑड वाला, है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ 2 ऑड वाला, उसमें भी 3 केस काउंट होंगे, ऑड ऑड इवन, आगे बोलो, ऑड बीच में इवन फिर ऑड और लास्ट में इवन ऑड ऑड, ठीक है। और फिर लास्ट वाला केस है तीनों ऑड, तीनों ऑड का मैं तो एक ही केस काउंट होगा, ऑड ऑड ऑड। अब सुनो, ऑड इवन इवन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी वही 1/2 3/6, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/8। समझ में आ रहा है भाई, ये वाला केस लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट कर दो, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको बस, अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आपको केवल 2 इवेंट मानने पड़ेंगे, ऑड नंबर आना एक इवेंट, इवन नंबर आना दूसरा इवेंट। अब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इवन नंबर आने की अगेन 1/2, इवन नंबर आने की अगेन 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। सिमिलरली इसकी भी 1/8, सिमिलरली इसकी 1/8 1/8 1/8 यानी टोटल 3/8। इधर आ जाओ, 1/8 1/8 1/8 टोटल 3/8, और लास्ट की वापस 1/2 1/2 यानी कि 1/8। आंसर अगेन विल कम आउट टू बी 7/8। तो इस बार मैं रिवर्स नहीं गया, मैं सीधा ही गया, लेकिन उससे भी आप 216 वाले केसेस में से काउंट करने की बजाय इस तरीके से चल।
ठीक है, हाँ ऑब्वियसली, तभी तो हम 1/2 × 1/2 × 1/2 कर पाए। अगर डिपेंडेंट होता तो फिर आपको वो सोचना होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ डिवाइडेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन ओ। भाई ओ हो चुका है, फिर ई निकालो, और उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते, उसका कोई डेटा भी गिवन नहीं। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है, इसलिए इन तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8, सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। ठीक है ना, समझ आया। एक्चुअली टोटल 8 ही केसेस हो सकते हैं, ये 7 केसेस आपको दिख रहे हैं ना, इसके अलावा एक ही तो केस बचता है, इवन इवन इवन। और टोटल अगर 8 ही केस हो सकते हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, उसमें से एक की हटा के बाकी बचे हुए की 7/8। ठीक है ना, दोनों तीनों तरीके से सोच के देखो आप। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, 216 जो केसेस है ना बेटा, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन 216 केसेस में से कुछ केसेस इवन इवन इवन, कुछ केसेस ऑड ऑड ऑड, कुछ केसेस ऑड इवन ऑड, कुछ केसेस इवन ऑड ऑड, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दी। क्लियर है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, 2 balls are drawn at random with replacement। अच्छा, विथ रिप्लेसमेंट आ गया, दैट मींस इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर कितने ब्लैक बॉल्स हैं, 10, और 8 है रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। फिर फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड द सेकंड इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन है। देखो, एक बैग है, उस बैग में टोटल कितनी बॉल्स हैं, मान लो ये बैग है, इसमें 10 तो ब्लैक है और 8 रेड है। इसमें से मुझे कितनी बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है। कितनी बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है। तो पहली क्वेश्चन ये है कि बताओ, अच्छा विथ रिप्लेसमेंट है, याद रखो विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि बॉल निकाली, चेक करी, वापस डाल दी, वापस डाल दी, तो फिर इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ, क्योंकि अगले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड केस हो गया सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट वाला, एक के बाद एक निकाल रहे हो लेकिन विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यानी कि आप पहली बार जो बॉल निकालोगे उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी, और सेकंड टाइम जो बॉल निकालोगे उसकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कर सकते हो। इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब वैसे तो आंसर पता ही चली गया, रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 8/18, 8/18 इंटू 8/18 पहले का आंसर है, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट कर रहे हैं। चलो इसको प्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा। पहली लाइन आप लिखी लोगे, हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ ड्रॉइंग 2 balls randomly with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। पहली लाइन एज इट इज छाप दोगे, लाइन छोड़ दो हाल फिलहाल। ठीक है, नाउ अब आपको इवेंट्स मानने पड़ेंगे बेटा। देखो, पहले क्वेश्चन के हिसाब से आपको रेड चाहिए और ब्लैक एंड रेड चाहिए, तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से अलग इवेंट मानने पड़ेंगे, सेकंड के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में उसको कुछ और चाहिए, सेकंड क्वेश्चन में उसको कुछ और चाहिए, और थर्ड क्वेश्चन में कुछ उसको कुछ और चाहिए। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से इवेंट मानूंगा। तो बोथ बॉल्स आर रेड, तो 2 बॉल्स निकाल रहे हो, तो इवेंट लेट द इवेंट्स बी, लेट द गिवन इवेंट्स बी बी। ए को मान लेता हूं, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, और सेकंड बी को मान लेता हूं, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, राइट, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है बेटा, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड एंड सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। अब आपको क्या चाहिए कि दोनों इवेंट घटित कराने आपको। ठीक है ना, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी। हाँ, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसी के सामने मैं लिख देता हूं, भाई ए का इवेंट स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने, 8 है ना, 8 है, बोलो। तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, 18। उसको काट पीट के क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो 4/9, 4/9। ठीक है, फिर सिमिलरली सेकंड के हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी वही रहेंगे 8, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट चल रहा है, तो उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या हो जाएगी, वही 8/18, यानी कि 4/9। ठीक है, नाउ probability of both balls are red, both balls are red will be mathematically equal to probability of A intersection B। भाई दोनों इवेंट घटित कराना है आपको, पहली बॉल भी रेड करनी है एंड सेकंड बॉल भी
रेड करनी है। ओके, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप इसके सामने रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए एंड बी आर, या फिर पहले भी ये लाइन से लिख सकते हो, देखो प्रेजेंटेशन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। आप पहले भी ये लाइन लिख सकते हो कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट गिवन इन्फॉर्मेशन में, या फिर इधर रीजन में भी डाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकाली आपने? 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकाली अगेन? 4/9। आंसर इज 16/81। 16/81 इज द आंसर। ठीक है, चलें सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ, कर दूं डिलीट? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। उसमें उनको क्या चाहिए उस हिसाब से इवेंट्स अलग मानने पड़ेंगे। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। ओके, तो अब की बार ए इवेंट मानो। अब सुनो, ए बी मान लिया ना, तो अब सी डी करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन में आपको लेटर सेम नहीं रख। तो सी इवेंट मान लो कि पहली बॉल ब्लैक है, एंड डी इवेंट मान लो कि सेकंड बॉल रेड है। ओके, बोलो सी बी। अच्छा, सेकंड बॉल इज रेड, बी इवेंट है। डिफरेंट ही मान लो कुछ, फिर वो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। फर्स्ट का रेफरेंस लो ही मत, है ना, डिफरेंट ही मान लो। बोलो सी इवेंट क्या मान लिया मैंने? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। तो अगर मैंने सी इवेंट ये मान लिया, अच्छा डी क्या माना बोलो? सेकंड बॉल इज रेड। तो सी और डी का अलग अलग से आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी निकलेगी? कितनी बॉल्स हैं ब्लैक? 10। टोटल कितनी है? 18, यानी कि 5/9। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या निकलेगा? बोलो कितनी बॉल्स है रेड? 8 आउट ऑफ 18। ठीक है, यानी कि 4/9। क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है तो टोटल वापस 18 हो जाती है, जो भी निकली मतलब नहीं है। ठीक है ना। नाउ आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल, पूरी लाइन ऐसे कैसे छाप देना, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज रेड। ठीक है, यानी आपको दोनों इवेंट घटित कराने हैं, यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी करवाना है, जो कि इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट हो जाएगा। रीजन आप वापस लिख दोगे, बिकॉज सी एंड डी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 5/9 इंटू 4/9, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 80 इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चले नेक्स्ट, कर दूं उसको डिलीट? अब सुनो, अब थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड। दोनों में से कोई भी एक ब्लैक है और दूसरी क्या है? रेड है। तो कोई भी एक ब्लैक है, यानी पहली भी ब्लैक चलेगी और दूसरी भी ब्लैक चलेगी, और बची हुई रेड है, यानी पहली भी रेड चलेगी और दूसरी भी रेड चलेगी। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड सीक्वेंस का तो मामला ही खत्म हो गया। तो अब की बार जो अपन इवेंट मानेंगे वो केवल अपन ये इवेंट मानेंगे कि ब्लैक बॉल निकली है, ये नहीं मानेंगे कि फर्स्ट पे निकली है या सेकंड पे निकली है। समझ में आई बात? उसने उसमें क्लियर कट कहा है कि पहली बॉल ही ब्लैक होनी चाहिए और सेकंड बॉल ही रेड होनी चाहिए। तो अपन ने इवेंट भी वैसे ही माना कि पहली बॉल ही जो उसको चाहिए वही इवेंट मानेंगे हमेशा। इस बार इसने सीक्वेंस को मैटर नहीं करवाया, तो हम जो इवेंट मानेंगे, लेट अस से इवेंट ई और एफ में मान रहा हूं। तो इवेंट ई तो मैं मानूंगा कि ये ट्यूबलाइट बंद करो, ओनली ट्यूबलाइट। अदर मतलब बची हुई, वन ऑफ देम इज ब्लैक, दोनों में से कोई भी एक ब्लैक हो और बची हुई रेड हो। एक रेड और एक ब्लैक, ये फिक्स कर दी, यही वाला केस चाहिए उसको। हाँ, अगर इसमें रेड आई तो उसमें ब्लैक, अगर इसमें ब्लैक आई तो उसमें रेड, दोनों रेड या दोनों ब्लैक नहीं चाहिए उसको ना।
सेकंड वाले में तो फर्स्ट, देखो सेकंड वाले में तो उसने क्या कहा था, नहीं आएगा। देखो सेकंड वाले में उसने क्या कहा था कि फर्स्ट बॉल ब्लैक होनी चाहिए और सेकंड रेड होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है, दोनों में से कोई एक ब्लैक होनी चाहिए, चाहे से वो फर्स्ट की जगह सेकंड हो जाए, चाहे से वो फर्स्ट की जगह, देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में उसको फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक चाहिए, सेकंड ड्रॉ में रेड चाहिए, बी आर वाला कॉम्बिनेशन चाहिए, और थर्ड क्वेश्चन में उसको बी आर वाला तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आरबी वाला भी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ना उससे, क्योंकि उसको दोनों में से कोई भी एक ब्लैक चाहिए, चाहे से वो ब्लैक फर्स्ट ड्रॉ में आए या सेकंड ड्रॉ में आए चलेगा, और फिर जो सेकंड अलग जो ड्रॉ बच गया उसमें रेड चाहिए। अगर फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक आई है तो फिर सेकंड में रेड चाहिए, और अगर सेकंड में ब्लैक आ रहा है तो फर्स्ट में रेड चाहिए। बढ़ गई ना, ऑब्वियसली केसेस बढ़ गए ना, केसेस बढ़ गए, संभावना बढ़ गई। देखो एक तो मैं कहूं भैया मुझे तो पहली बारी ब्लैक लाना, और मैं कहूं कोई भी एक ब्लैक लाना, तो संभावना ज्यादा किस में, कोई भी एक ब्लैक लाना, कोई भी एक ब्लैक लाना में संभावना ज्यादा है उस, हाँ दोनों निकाल के हम टोटल करेंगे, ठीक है ना। तो या तो एक तरीका है कि हम इसमें चार केस माने, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, फिर थर्ड फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड एंड सेकंड ड्रॉन, ऐसे चार इवेंट माने। और एक तरीका ये है कि हम सीक्वेंस को हटा ही दें, हम केवल इवेंट माने, ब्लैक बॉल निकलना, रेड बॉल निकलना, फर्स्ट और सेकंड वाला मैटर ही हटा दें, वो ज्यादा आसान तरीका है। तो मैं इवेंट मान रहा हूं, ई इवेंट को मान रहा हूं कि कोई भी एक बॉल क्या निकलनी चाहिए, ब्लैक, यानी ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, दैट इज इट, है ना। इवेंट ई इज a black ball is drawn, और इवेंट एफ इज, बोलो, ए रेड बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, अब सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलो, कितनी है ब्लैक बॉल्स, तो 10/18, यानी कि वही 5/9, पहले भी निकाल चुके हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बोलो, 8/18, यानी कि 4/, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, आपका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ देम इज, पढ़ के बताओ क्या है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, एंड अदर इज रेड, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। अब दोनों में से कोई भी एक बॉल ब्लैक चाहिए, दूसरी रेड चाहिए, तो एक तरीके से आपको ये नहीं चाहिए क्या, सोच के देखो, या तो पहली ब्लैक हो जाए दूसरी रेड हो जाए, या फिर पहली रेड हो जाए दूसरी ब्लैक हो जाए, यही तो चाहिए भाई। या तो ये होगा या ये होगा, और या तो ये होगा या तो ये होगा, दैट मीन्स इनके बीच में क्या लगेगा, और लगेगा भाई। या तो ये होगा तो वो भी आपको चाहिए, या फिर ये होगा वो भी आपको चाहिए। और के केस में क्या करते हैं, प्लस, बताया था ना, और के केस में हम क्या करते हैं, प्लस। तो आपकी संभावना मतलब डबल हो गई एक तरीके से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर कैसे निकालेंगे, क्योंकि बी और आर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्लस आर इंटरसेक्शन बी भी कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी निकाली आपने, सॉरी बी और आर क्यों लिख दिया मैंने, ई और एफ लिखना पड़ेगा ना बेटा, गलत लिख दिया, बी और आर तो माना ही नहीं है, ई और एफ माना है। अभी एक मिनट रुको, ई एफ एफ ई, एक बार लिखो फिर बताता हूँ, ई इंटू एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आई है, 5/9 इंटू 4/9 प्लस 4/9 इंटू 5/9, 5 4 जा 20/81 प्लस 5 4 जा 20/81, यानी कि आंसर तो हो गया आपका 40/81। ये नोट करो फटाफट, बंद होने वाला है। कर लिया नोट।
लिख लिया। अब सुनो, आपको क्या चाहिए, एक ब्लैक बॉल चाहिए और एक रेड बॉल चाहिए। तो यानी कि आपको पहली ब्लैक बॉल और दूसरी रेड बॉल, ये वाला केस भी चलेगा, और आपको पहली रेड बॉल और दूसरी ब्लैक बॉल, ये वाला केस भी चलेगा। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो ऊपर क्या रखते हो, फेवरेबल केसेस रखते हो, डिवाइडेड बाय नीचे क्या रखते हो, टोटल नंबर ऑफ केस। तो आप इसको भी रखोगे और इसको भी, सारे केसेस रखोगे नहीं रखोगे, रखोगे ना। तो जब आप इसके केसेस भी रखोगे, इसके केसेस भी रखोगे, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड होगी नहीं होगी। और आ रहा है ना, या तो ये चाहिए या ये चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप डाइस को 2 बार फेंक रहे हो और आपको 1,1 वाला केस भी चाहिए, आपको 2,1 दोनों केसेस चाहिए। मान लो 1,1 लाने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है और 2,1 लाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/36 है, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करके ही तो करोगे, 2/36। जब आपको ये केस भी चाहिए, ये केस भी चाहिए, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जुड़ेगी ना, संभावना बढ़ गई ना। समझ में आई बात, समझ में। सपोज करो आप, एक बात बताओ तनिषा, आप एक गेम खेल रहे हो, ठीक है, मैं आपको कहूं कि आप तो तब जीतोगे जब पहली बारी में रेड आएगी और दूसरी बारी में ब्लैक आएगी, तब आप जीत जाओगे। और कनिष्का तब जीतेगी जब कोई भी एक ब्लैक हो और कोई भी एक रेड हो, जरूरी नहीं है वो पहली और दूसरी हो। तो ज्यादा चांसेस जीतने के किसके हैं, ऑब्वियसली उसको 2 केसेस मिल गए ना। आपको तो एक ही केस मिला, पहला ब्लैक दूसरा रेड, उसको 2 केसेस मिल गए, पहला ब्लैक दूसरा रेड भी मिल गया और पहला रेड दूसरा ब्लैक भी मिल गया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे जस्ट डबल हो गई, नहीं हो गई जीतने की। तो आप ये बी आर वाला केस भी लेगी और आरबी वाला केस भी लेगी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। ठीक है, तो अब टाइम तो है लेकिन लाइट नहीं है। कितने क्वेश्चंस कर लिए अभी हमने, अब क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, students, now question number 14 for you. Let's read the question. Probability of solving a specific problem independently by A and B is this and this. देखो, A और B 2 स्टूडेंट्स हैं, लेट अस से 2 इंसान हैं, 2 लोग हैं। ए और बी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेट अस से कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कोई सपोज करो एक्सरसाइज 13.2 की ये क्वेश्चन नंबर 14 ही सॉल्व करना है। लेट अस से मैंने ए स्टूडेंट को अलग बिठा दिया एंड बी स्टूडेंट को अलग बिठा दिया। तो जैसे ही मैंने दोनों स्टूडेंट को अलग अलग बिठा रखा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो ऑब्वियसली ए की प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी या प्रोबेबिलिटी का बी पर कोई असर नहीं है और बी का ए पर कोई असर नहीं है। और वैसे भी उसने क्लियरली मेंशन कर दिया इंडिपेंडेंटली। वैसे तो इंडिपेंडेंटली होगा ही सही, ए अपना कर रहा है बी अपना कर रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, कोई किसी का कॉपी नहीं कर रहा है, दोनों इंडिपेंडेंटली है, वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है 1/2 एंड 1/3। अब क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। पहला क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ। और अब प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी इससे मतलब नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन में इस चीज से मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी, ए से होगी, बी से होगी या दोनों से होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, दैट इज इट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन में अब उन दोनों में से कोई एक जना ही सॉल्व करे, अगर ए सॉल्व करे तो बी ना करे, और अगर बी सॉल्व करे तो ए ना करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मार्क इट इंपॉर्टेंट, an important question of your exercise, in fact the most important question of your exercise, question number 14। और अब वापस इसको अपन 2 तरीकों से सीखेंगे। ठीक है, एक बार इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले लॉजिक से भी सीखेंगे और एक बार अपन बिना उसके भी करने की कोशिश करेंगे। लेट अस से कि मुझे वैसे तो गिवन ही है कि प्रॉब्लम अगर ए सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है एंड प्रॉब्लम अगर बी सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बी। तो मैं काम करता हूं, इवेंट ए और बी ही मान लेता हूं। ठीक है, लेट अस से मेरा इवेंट ए है, मेरा इवेंट ए है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए। ये तो है मेरा इवेंट ए। मैंने इस तरीके से इवेंट डिफाइन कर दिया, लिख देना ऊपर, लेट द गिवन इवेंट्स बी, लेट द गिवन इवेंट्स बी, ऐसे मान लेते हैं हम कि ए इवेंट है कि प्रॉब्लम ए जो आदमी है उससे सॉल्व होती है, जो स्टूडेंट है उससे सॉल्व होती है, एंड बी मान लेता हूं प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बी।
सॉल्व्ड बाय बी। ए से सॉल्व होती है और ये बी से सॉल्व होती है। अब मुझे ये गिवन है कि ए से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो मैंने इवेंट भी ए माना है, तो इसका मतलब एक तरीके से मुझे ये गिवन हो गया क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1/2 गिवन है ना भाई। ए प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और मैंने इवेंट ए माना है कि ए जो है आदमी है वो उस इवेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई मेरी 1/3। ठीक है, अब क्योंकि अपन क्या करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सहारा लेने वाले हैं, तो लगे हाथ एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता चल गई, तो लगे हाथ हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट भी निकाल लेते हैं। probability of a naught will be equal to 1 minus 1/2, 1 minus probability of a, that is ये भी 1/2 हो गई, एंड लगे हाथ probability of b naught भी निकाल लेते हैं, 1 minus 1/3 यानी कि 2/3 हो गया। यहाँ तक शायद ही कोई डाउट हो किसी को, चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। देखो, पहला केस बनेगा कि प्रॉब्लम ए से सॉल्व होती है, दूसरा केस बनेगा प्रॉब्लम बी से सॉल्व होती है, तीसरा केस बनेगा कि प्रॉब्लम ए और बी दोनों से सॉल्व होती है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। तो ये चीज भी कर देते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सिंस इट इज क्लियर दैट, वैसे क्वेश्चन में भी क्लियर है कि इंडिपेंडेंटली वो सॉल्व कर रहे हैं, इट इज क्लियर दैट इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स ए एंड बी आर independent, so प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाती है इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। ये सीखा अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1/2 एंड बी कितनी है 1/3, तो ये हो जाती है 1/6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको पता लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम इज सॉल्व। और जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें कि सारे केसेस सोचने हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो देखो, पहला केस बनेगा प्रॉब्लम सॉल्व होने का कि प्रॉब्लम ए ने सॉल्व करी, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए एंड नॉट बाय बी, एंड नॉट बाय बी। पहला केस बनेगा कि प्रॉब्लम ए से सॉल्व हुई और बी से सॉल्व नहीं हुई, प्लस दूसरा केस बनेगा कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बी एंड नॉट ए। ठीक है, एंड लास्ट केस बनेगा कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बोथ ए एंड बी, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय both A and B, both A and B। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय A एंड नॉट बाय B। इस ये वाला केस लेते हैं कि A ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया बट B ने नहीं किया, तो भी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, तो इस चीज की संभावना भी आपका आंसर है। और प्रॉब्लम B ने सॉल्व करी बट A ने सॉल्व नहीं करी, तो भी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, और प्रॉब्लम अगर दोनों ने सॉल्व करी तो भी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। तो तीनों केसेस अपने को काउंट करने हैं। अब देखो, प्रॉब्लम ए से सॉल्व होती है, बी से सॉल्व नहीं होती है, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी से नहीं हुई ना, बी डैश, प्लस सेकेंड केस में क्या करोगे, अब की बार ए से तो नहीं हुई यानी ए डैश और बी से हो गई, एंड थर्ड केस में क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी कर दोगे। ठीक है, अब देखो क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, चारों जो पेयर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसा सीखा है अपन ने। तो इनकी ये वाला जो केस अपन ने यहाँ पे किया है वो का वही लागू होता है इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कर देंगे अपन, है ना। समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये पहला केस हो गया। इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और वो तो अपन ने वैसे ऊपर कर भी दिया है, फिर से कर दो जैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
चलो अलग अलग सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, हाफ, ऊपर लिखा हुआ है। बी डैश की प्रोबेबिलिटी है 2/3 प्लस ए डैश की प्रोबेबिलिटी है अगेन हाफ एंड बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3 प्लस दोनों के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी, 2 से 2 गया, या सबको एक बार काटो मत, ऐसे कैसे लिख दो, फिर प्लस माइनस कर देंगे। 2/6, ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा अगेन 1/6। तो 2 + 1 यानी कि 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3 इज द फाइनल आंसर। प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इस चीज की संभावना है 2/3। कल को पूछने नहीं होगी तो 1 में से माइनस कर दो 1/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, प्रियांशी आवाज आ रही है? समझ में आ गया ना? प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इसके तीनों केस सोचो और तीनों केस की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग निकालो और तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले कॉन्सेप्ट से अपन चले। अब एक और भी इससे भी इजी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन सकता है। देखो, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना, इस पूरे इवेंट को मैं ए यूनियन बी भी कह सकता हूं। समझ में आया? इस पूरे इवेंट को मैं क्या कह सकता हूं, ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी में या तो ए करेगा या बी करेगा या दोनों करेंगे, कुल मिला के प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ना। तो इस क्वेश्चन को आप ए यूनियन बी से सॉल्व करने की कोशिश करो तो भी आंसर वही आएगा। यानी कि आप क्या निकालने वाले हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि आपको अच्छे से पता है क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सर, हाँ बोलो। सर लेकिन इस फॉर्मूला में तो अपन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करते हैं और करेंगे ना, दूसरे देखो वाले में तो करेंगे, देखो आंसर तो वही आएगा, करेंगे, करो तो सही। देखो आंसर डिफरेंट आता है या नहीं आता है। ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, आप कह रहे हो सर यहाँ तो आपने इंटरसेक्शन बी प्लस किया है, तो वहां पे प्लस किन दो लोगों में किया, अलग लोगों में किया है, यहाँ पे माइनस अलग लोगों से कर रहे हो। आंसर में डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा वो देखते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है देखते हैं, 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/6। लेट अस टेक 6 LCM। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 5 - 1 4/6। देखो वही आंसर आया 2/3। ये डायरेक्ट मेथड हो गया। बताओ समझ आया? ठीक है, या तो करो ए यूनियन बी से, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होगी, चाहे से ए करेगा चाहे से बी करेगा चाहे से दोनों करेंगे। और या फिर अलग अलग केस पकड़ो, ए करेगा बी नहीं करेगा, बी करेगा ए नहीं करेगा, और दोनों करेंगे। देखो ए यूनियन बी क्या होता है, सेट थ्योरी से चलते हैं। ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा ए यूनियन बी है, मानते हो उस बात को, बोलो ये पूरा ए यूनियन बी है, बोलो है कि नहीं है? ठीक है, अब अगर ये पूरा ए यूनियन बी है तो क्या मैं इसको 3 टुकड़ों में नहीं तोड़ सकता, पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तीसरा टुकड़ा ये। बोलो जो पहला वाला पार्ट है उसको क्या कहेंगे हम, क्या हम इसको कह सकते हैं भाई ये केवल ओनली ए, इसको हम क्या कह सकते हैं, ओनली ए, मतलब ये केवल ओनली ए वाला पार्ट है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको अपन क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और उसको क्या कहते हो बोलो, ओनली बी। ऐसे ही तो कहते हो, बताओ, सेट थ्योरी में सीखा है ना आपने। और अगर स्पेसिफाई करें तो ओनली ए को आप ए माइनस बी भी कह सकते हो, और वहां पे ओनली बी को आप बी माइनस ए भी कह सकते हो। अब वही तो कर रहे हो, ए ने सॉल्व करी बी ने नहीं करी, यानी ए माइनस बी। इधर अपन ने प्रोबेबिलिटी के केस में क्या कर दिया, इस चीज को कैसे डिनोट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। इस चीज को कैसे डिनोट किया प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, और वो तो बीच वाला तो था ही सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अल्टीमेटली ये तीनों मिलके भी यूनियन ही बन रहा है, ए यूनियन बी ही बन रहा है। इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। समझ आया? बोलो समझ आया ना दोनों लॉजिक से? यस सर। ओके, चलो इसका सेकंड पार्ट पकड़ते हैं। अगर पीछे से कुछ नोट डाउन करना हो तो नोट करो, और कर लिया हो तो बताओ, तो अगले पार्ट पे चले बेटा, अगले पार्ट पे।
कर लिया सर। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है कि अब देखो, अब वो क्या कह रहा है कि दोनों में से एग्जैक्टली एक ही सॉल्व करेगा, मतलब एक ही सॉल्व करेगा, दोनों एक साथ नहीं करें। प्रॉब्लम तो इसमें भी सॉल्व हुई है, देखो प्रॉब्लम इसमें भी सॉल्व हुई है, प्रॉब्लम इसमें भी सॉल्व हुई है, लेकिन इसमें सॉल्व होने से मतलब है, कौन करेगा उससे मतलब नहीं है। इसमें कौन करेगा उससे भी मतलब है। प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कोई एक करेगा, या तो ए करेगा तो फिर बी ना करे, और फिर बी करेगा तो या ए ना करे। तो आप ध्यान से सोचो, इसका आंसर आप पिछले वाले केस में से निकाल सकते हो। देखो कैसे, डिलीट कर दिया क्या? ओके, डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। देखो पिछले वाले केस से कैसे निकाल सकते हैं इसका आंसर हम। अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, या फिर अपनी लैंग्वेज में लिख लें, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम। प्रॉब्लम इज, ये सेकंड क्वेश्चन है ना, अच्छा पीछे से आंसर भी मिलाते चलना। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय ए एंड नॉट बाय बी। भाई एक जना करेगा ना, तो फिर दूसरा नहीं करना चाहिए। सोल्व्ड बाय ए, मान लेते हैं कि पहले ए करेगा लेकिन फिर बी नहीं करेगा, एंड नॉट बाय बी। प्लस अब जितने भी केसेस बनते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ऐड होती है। अपन पिछले दो क्वेश्चन से इस थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि केस बन रहा है या तो ये होगा या ये होगा। केस बन रहा है तो और लग रहा है बीच में, और मींस यूनियन, यूनियन मींस टू ऐड द प्रोबेबिलिटी। ये सारे अपन ने स्टैंडर्ड नोटेशंस में थियोरेटिकल पार्ट में किया था। प्रोबेबिलिटी सेकंड केस क्या बनेगा, बोलो बोलो बेटा। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बी एंड नॉट बाय ए। सॉल्व्ड बाय बी एंड नॉट बाय ए, एंड नॉट बाय ए। और इसमें तीसरा केस, जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने तीसरा केस ले लिया कि ए और बी दोनों सॉल्व करेंगे, वो वाला केस इसमें काउंट नहीं करना है। तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी नॉट, उसको मैथमेटिकली लिखेंगे ए नॉट इंटरसेक्शन बी। तो बस वो तीसरा केस ऐड नहीं करना है, दो ही केस ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। और क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ए और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, तो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ए नॉट और बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, तो इनकी भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी, अब मैंने डिलीट कर दिया, सब 1/2 थी, है ना। एंड बी नॉट की कितनी थी, 2/3। यस सर। ए नॉट की अगेन 1/2 एंड बी की 1/3। इट कम्स आउट टू बी 2/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 2 + 1 3/6, यानी कि आंसर इज 1/2। मैच कर लो पीछे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। सही है सर। सही है, समझ में भी आ गया। यस चले, सर। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से कह रहा हूं, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। ऐसा शायद एक एग्जांपल भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो 3 केसेस हैं, 1 2 3। इनमें से आपको बताना है कौन से केस में ई और एफ जो इवेंट होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे और किस में इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया प्रियांशी? यस सर। You just need to answer कि whether they are independent or not, that is it। कोई probability निकालनी नहीं, पर एक्चुअली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है ना। तो बताओ, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं? सिंपल सी भाषा में बताओ कि व्हेन वी कैन से दैट द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। बोलो। जब उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे को इफेक्ट ना करे, ओके उनकी अकरेंस को इफेक्ट ना करे। ओके ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे होगा? ये तो हो गया डेफिनेशन वाइज। मैथमेटिकली क्या होता है जब वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं? जब उनका इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो उनके दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट हो। यस वेरी गुड, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। तो हमको क्या निकालना है फिर? 3 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ।
तीनों प्रोबेबिलिटीज से अपन कंपेयर करके देख लेंगे कि वो उससे प्रभावित हो रही है, मतलब इंटरसेक्शन करवा के प्रोडक्ट करके देख लेंगे, अगर आते हैं तो वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज दे आर नॉट। ओके, तो इवेंट ई है द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। 52 कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाला और वो कार्ड स्पेड निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी। स्पेड कितने होते हैं 52 कार्ड्स में से, बोलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं अभी अपना ना। 13। स्पेड, हाँ ऑब्वियसली 13, यस यस यू आर राइट, 13। 13 डिवाइडेड बाय 52, ओके, सो इट विल बी 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बोल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बोल दो। 4/52। हाँ, ये कहता है कार्ड इज एन एस, तो 4 इक्के होते हैं, एवरीवन नोस, सो इट इज इक्वल टू 1/13। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब क्या है, ई भी इवेंट होना चाहिए, एफ भी होना चाहिए, यानी कि कार्ड स्पेड भी होना चाहिए, एस भी होना चाहिए, यानी हुकुम का इक्का होना चाहिए। स्पेड मतलब होता है हुकुम, तो हुकुम का इक्का तो एक ही होता है बेटा, बोलो। यस सर। तो दैट मीन्स 1/52, राइट। अब आप क्लियरली देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है ना। यस सर। दैट मीन्स इवेंट ई एंड एफ इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। मैं क्या लिख दूंगा, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई multiplied by probability of f equal to 1/4 multiplied by 1/13, that is equal to 1/52, which is equal to probability of E intersection F. Hence events E and F are independent events. Events E and F are independent events. Fine. यस सर। ठीक है, समझ आया। और थोड़ा सा और स्पेसिफाई करके करो, जो अभी मैंने रफली कर दिया, थोड़ा सा और स्पेसिफाई करके करो। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड रैंडमली फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये तो लिख दिया हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर हम लिख देंगे सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, सारे 52 सैंपल स्पेस तो बनाने नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 52 होंगे। 52 कार्ड्स हैं तो 52 ही सैंपल पॉइंट्स होंगे हमारे पास। उसके बाद जब ई इवेंट को हमने डिफाइन किया, तो उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई कितने होंगे, जितने स्पेड होते हैं, दैट मींस 13। उससे फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे हम, 13 डिवाइडेड बाय 52। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हो जाएंगे, इक्के होते हैं 4, तो उससे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 4/52। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर वाइज करना है सारा काम। फाइन, ठीक है। अभी Yes, sir. सेकंड वाले क्वेश्चन से और स्ट्रक्चर वाइज कर लेते हैं। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन में आ जाओ। तो कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो वही 52 के 52 ही है, ये इसमें नो चेंज है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने होंगे अब, तो ई इवेंट में ब्लैक कार्ड 26. आना चाहिए, तो ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 52, which comes out to be half, 1/2। ठीक है, अब चलते हैं एफ के पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ क्या चाहिए, किंग चाहिए। किंग कितने होते हैं, 4। 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाय 52, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/13। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ दोनों में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ब्लैक भी होना चाहिए, किंग भी होना चाहिए। तो कितने ऐसे कार्ड्स होते हैं जो ब्लैक भी होते हैं किंग भी होते हैं, 2. 2, क्योंकि 4 किंग्स होते हैं, उसमें से 2 रेड किंग्स होते हैं, 2 ब्लैक किंग्स होते हैं, तो 2 हो जाएगा। implies probability of E intersection F हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 52, दैट मींस 1/26। चलो चेक करो, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है इसके बराबर, आ रहा है ना, बोलो आ रहा है। यस सर। एक सेकेंड होल्ड करो। चलिए, तो बताओ इसका प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है ना प्रियांशी, क्या लिखेंगे। यस सर। हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ E multiplied by probability of F is equal to 1/2 multiplied by 1/13, which is 1/26, and which is probability of E intersection F। तो हेंस कंक्लूजन आ जाएगा कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो शुरू के 2 में तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी। थर्ड वाला चेक करें हम। यस सर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो कह रहा है कि द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। पहला इवेंट है ई, जिसमें कार्ड ड्रॉन वो कह रहा है या तो किंग होना चाहिए या क्वीन होना चाहिए। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने होंगे। आपको किंग भी सारे लेने हैं 8। और क्वीन भी लेने हैं। तो किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होते हैं, और का मतलब यूनियन, यूनियन मतलब ऐड करना होता है। 4 और 4 8 जोड़ दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई में कितने हो गए, 8 इवेंट ई में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी हमारी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस तो वही 52 चल रहे हैं जो चल ही रहेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 52। तो बोलो 4 2 जा 8 एंड 4 13 जा 52, 2/13 हो गया। चलो आगे चलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ की बात करते हैं। ठीक है, या तो क्वीन होना चाहिए या जैक होना चाहिए। तो क्वीन 4 जैक 4, अगेन 8 हो गया। तो बोलो अगेन 8 हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी यस ऑफ सर। एफ हो जाएगा अगेन 8/52 एंड अगेन इट इज 2/13। अब इंटरसेक्शन थोड़ा ध्यान से करेंगे, है ना। इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखो अब आपको ई और एफ के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो देखो ई जो इवेंट है ये सेट मान लो उसको एक बार के लिए, उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 तो किंग हैं 4 क्वीन है, ये 8 लोग उसमें हैं। और एफ में 4 क्वीन है और 4 जैक हैं, ये 8 लोग उसमें है। तो मुझे बताओ कॉमन आउटकम्स कौन कौन से हैं उस इवेंट में, कॉमन आउटकम्स कौन कौन से हैं दोनों में, ई और 4 एफ में। क्वीन। 4 क्वीन, दैट मीन्स एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 52 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 13। अब चेक करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं है। हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 2/13 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2/13। तो ये तो आ गया 4/169 विच इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन। तो अब की बार इक्वल नहीं है बेटा, अब की बार इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बारे में के इक्वल नहीं है। हेंस कंक्लूजन क्या होगा कि इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन वो बना सकता है। अभी कार्ड्स का क्वेश्चन है, कल को कॉइन्स का बना सकता है, कल को कुछ और बना सकता है, बैग में से बॉल्स ड्रॉ आउट करने का बना सकता है, या कुछ भी बना सकता है ना। तो अपने को हर तरीके से आना चाहिए, बस मेन लॉजिक याद रखना कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ई और एफ की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट आ जाए तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते, लास्ट क्वेश्चन है, देखा जाए तो 17 18 तो वैसे भी छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे। ओके, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स भी कई बार आई हैं एग्जाम में, तो इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 के बाद फिर 16 ये इंपॉर्टेंट है ना। एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। 60% जो बच्चे हैं वो हिंदी पढ़ते हैं, 40% अंग्रेजी पढ़ते हैं, 20% दोनों पढ़ते हैं। स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया गया। तो पहले क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो ना तो हिंदी पढ़े ना इंग्लिश पढ़े, पहला क्वेश्चन है। बी है कि अगर ये पता है हमको, अगर हमको पता है कि वो तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, शी रीड्स न्यूज हिंदी न्यूज़पेपर, वो स्टूडेंट हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, ये चीज हमको पता है, यानी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाला इवेंट तो हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। तो बताओ कि वो इंग्लिश भी पढ़ती हो। देखो एक चीज समझो, 60% रीड हिंदी का मतलब ये नहीं है कि वो हिंदी ही पढ़ते हैं, वो हिंदी पढ़ते हैं ये पता है। अब वो हिंदी के साथ साथ हो सकता है इंग्लिश भी पढ़ते हो सकता है ना पढ़ते। समझ में आई ये बात अच्छे से, बोलो। यस सर। तो इवेंट मान लेते हैं अपन हिंदी और इंग्लिश के हिसाब से, एच और ई ही मान लेते हैं ना। तो लेट अस से एच इवेंट हो गया हमारा कि जो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है ना। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स हिंदी न्यूज़ पेपर। और एच के बाद आ जाओ ई, सेलेक्टेड स्टूडेंट
रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये दो इवेंट कंसीडर कर लिए हमने, ऊपर लिख देना लेट द गिवन इवेंट्स बी, लेट द गिवन इवेंट्स बी, ये अपन ने मान ली। ठीक है, अब एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट एच है 60%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या हो जाएगी 60%। 60% को आप क्या लिख सकते हो 60/100 या फिर काट के 3/5। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी बोलो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 40%, तो ये हो जाएगा 40%, जिसको अपन लिख सकते हैं 40/100, जो काट के हो जाएगा 2/5। लगे हाथ इनके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि नीचे नीदर नॉर वाला क्वेश्चन है, तो नीदर नॉर वाला क्वेश्चन नहीं, नीदर नॉर वाले क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं छोड़ो, जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो क्यों निकालें। वैसे एच नॉट और ई नॉट की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया है वो हिंदी तो पढ़ता है बट इंग्लिश नहीं पढ़ता है, तो उसमें एच इंटरसेक्शन ई नॉट करना पड़ेगा फिर आपको, तो उसमें ई नॉट की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, बट इस ऐसा क्वेश्चन इन तीनों में से है नहीं, तो रहने दो, फिर वो मत निकालो। अब साथ में उसने ये भी कहा है कि 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो एच इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी भी हमको एक तरीके से गिवन है, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, कितनी गिवन है 20%, 20% मीन्स 20/100 दैट इज इक्वल टू 1/5। बोलो यहां तक कोई भी डाउट, ये केवल और केवल गिवन पॉइंट्स नोट डाउन किए हमने और कुछ भी नहीं किया अभी तक, बोलो। नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, ये तो हो गया हमारे गिवन पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 is कि find the probability that she reads neither Hindi nor English, neither Hindi nor English, तो probability निकालनी है selected student reads neither Hindi nor English newspaper, इस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ना तो हिंदी यानी एच नॉट इंटरसेक्शन ना ही इंग्लिश, बताओ ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बोलो। समझ आया, ये लिख लिया तो सब कुछ लिख लिया, नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश को मैथमेटिकली लिख लिया तो समझो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये नहीं लिख पाए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं। बताओ ये समझ में आया। यस सर। भाई हमको क्या करवाना है, इवेंट क्या घटित करवाना है, हमको ऐसा इवेंट घटित कराना है कि ना तो वो हिंदी पढ़े साथ में ना ही वो इंग्लिश पढ़े, मतलब ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ये क्या चाहिए कि हिंदी नहीं पढ़े, ये क्या चाहिए कि इंग्लिश भी नहीं पढ़े, तो हिंदी नहीं पढ़े दैट मीन्स एच नॉट, इंग्लिश भी नहीं पढ़े तो ई नॉट, और दोनों ही चाहिए इसीलिए इंटरसेक्शन लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे आपके माइंड में ये बात भी आ सकती है कि सर ऐसे कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, बोलो ये कर सकते हैं क्या यहाँ पे, और एच नॉट और ई नॉट की प्रोबेबिलिटी यहां से आसानी से निकल ही जाएगी, बट बताओ ये कर सकते हैं क्या यहाँ पे, सोच के बताओ। हम्म, नो सर। नहीं कर सकते क्योंकि एच नॉट और ई नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो इंफॉर्मेशन होती है कि एच और ई इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर एच और ई इंडिपेंडेंट होते तो फिर वो चारों पेयर हो जाते हैं, तो एच नॉट और ई नॉट भी हो जाते हैं, मान ली बात, लेकिन ना तो एच और ई की इंफॉर्मेशन है कि वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ना हो सकता है कि कोई बच्चा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता हो तो इसका प्रभाव पड़ता हो कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हो तो उसका प्रभाव पड़ता हो कि हिंदी पढ़ेगा, हो सकता है ना ऐसा। और अगर वो कह देता कि हाँ यस सर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता तो मैं ये अप्लाई कर सकता, लेकिन उसने नहीं दी है, सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस,
तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको डी मॉर्गन्स लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि एच नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट क्या होता है, बोल के बताओ, बोलो क्या होता है बाय यूजिंग डी एच मॉर्गन्स। यूनियन ई एच कॉम्प्लीमेंट। यूनियन ई का होल कॉम्प्लीमेंट, समझ आया, एच यूनियन ई यस का सर। होल कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे तो डी मॉर्गन्स आपका सहारा लेना ही पड़ेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सहारा नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का होल डैश चाहिए, दैट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई लिख सकते हैं इसको, बोलो लिख सकते हैं। और एच यस यूनियन ई सर। को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, ब्रैकेट लगा देता हूं यहाँ पे। एच यूनियन ई कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, और तीनों के तीनों वैल्यूज हमारे पास गिवन है, बोलो है कि नहीं है ना। 1 माइनस यस प्रोबेबिलिटी सर। ऑफ एच है 3/5, ई है 2/5 माइनस एच इंटरसेक्शन ई है 1/5। तो उसको सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस 3 + 2 4, 4 माइनस 1 3 + 2 5, 5 माइनस 1 4, 4/5, यानी कि आंसर इज 1/5। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, यस सर। ठीक है ना। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सेकंड पार्ट, मतलब ये ए पार्ट है, ABC है ना, यस सर। ये ए पार्ट। चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। यानी आपको ये चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर वो पढ़ना ही चाहिए। और ऑलरेडी क्या गिवन है, गिवन दैट, ऑलरेडी क्या गिवन है कि शी रीड्स व्हाट, हिंदी न्यूज़पेपर। समझ आया, ये क्वेश्चन हो गया आपका, स्टेटमेंट फॉर्म में ये क्वेश्चन हो गया। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे बताओ प्रियांश, इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, बोलो कैसे लिखें इसको मैथमेटिकली, ये ई किस चीज, इंटरसेक्शन एच। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेगा, और आपको ऑलरेडी गिवन है इफ शी रीड्स, आपको ऑलरेडी गिवन है कि वो हिंदी तो पढ़ता ही पढ़ता है, हिंदी तो वो पढ़ती ही शी ई लिखा हुआ बाई है, एच। E/H, वेरी गुड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई ई इवेंट होने की, और आपको पता है कि एच तो ऑलरेडी हो चुका है, हिंदी तो वो पढ़ती ही पढ़ती है, तो एच को आप डिनोमिनेटर में लगाओ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एच को कैसे शो करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। और ई इंटरसेक्शन एच की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी अभी अभी पिछले पेज पर, क्या थी 1/5, और एच की क्या थी 3/5, तो ये हो जाएगी 1/5 डिवाइडेड बाय एच की क्या थी 3/5, 5 से 5 कट गया, आंसर इज 1/3। समझ आया, यस सर। बोलो समझ आया। यस सर। अब सी वाला पार्ट एग्जैक्टली इसका उल्टा है, देखो सी वाला पार्ट क्या है, अब वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, और गिवन क्या है कि वो हिंदी पढ़ती है, एग्जैक्टली उल्टा हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट, यहाँ पे रीड्स लिखना भूल गया, रीड्स, सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स, अब की बार उसको क्या पढ़वाना है, आपको हिंदी न्यूज़पेपर पढ़वाना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, और गिवन दैट क्या है कि वो ऑलरेडी इंग्लिश तो पढ़ रही है, गिवन दैट शी रीड्स व्हाट, इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, इसको बोलो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एच बाई ई। H/E या H on E, और उसको सॉल्व कैसे करेंगे,
फॉर्मूला वाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, H प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, विच जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, वापस E इंटरसेक्शन H लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन पॉइंट्स में अपन ने E इंटरसेक्शन H लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन H क्या है, 1/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या थी हमारी, E थी 2/5, 2/5 यानी कि 1/2 आंसर। मैच कर लो दोनों तीनों आंसर्स। ए पार्ट का आंसर है 1/5, बी पार्ट का आंसर है 1/3 एंड सी पार्ट का आंसर है 1/2। 1/5, 1/3 एंड 1/2 तीनों आंसर्स मैच कर लो प्लीज। यस सर सही है। सही है, समझ में आया अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो देखो बेटा कहीं पर कोई भी लॉजिक यूज कर सकता है, ऐसा नहीं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज तो है नहीं, तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, वो कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकता है। आपको स्टेटमेंट से कन्वर्ट करना आना चाहिए कि यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगेगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, या फिर आगे चल के अभी 2-3 कॉन्सेप्ट और आने वाले हैं, बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या लगेगा वो आपको पढ़ के, स्टेटमेंट पढ़ के पता लगाना है। ठीक है, चलो छोटे मोटे क्वेश्चंस और हैं एक दो, उसको और देख लो फिर खत्म करते हैं इसको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। दो डाइस है मेरे पास, पेयर ऑफ डाइस है ना, उन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली मैंने थ्रो किया, साइमल्टेनियस अकरेंस हो रहा है मतलब, और साइमल्टेनियस अकरेंस हो रहा है लेकिन डाइस दो अलग अलग है, याद रखना। तो डाइस दो अलग अलग हैं, तो इस डाइस पे क्या आएगा उसका फर्क उस पे कुछ नहीं पड़ने वाला, और उस डाइस पे कुछ क्या आएगा उसका फर्क इस पे कुछ नहीं पड़ने वाला। समझ आया? तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, बोलो है कि नहीं है? बोलो यस बेटा, सर। है ना? दो डाइस अलग अलग हैं, इस पे क्या आएगा, इस पे इवन प्राइम नंबर आएगा या नहीं? पहले तो ये बताओ इवन प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? दुनिया में एक ही नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, होते नहीं होते हैं? यस सर। ठीक है, तो आपको संभावना बतानी है कि दोनों डाइस पे इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, यानी दोनों डाइस पे 2 आना चाहिए। तो इस पे 2 आएगा नहीं आएगा इसका उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पे 2 आएगा नहीं आएगा इसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इवेंट्स मान लू ए और बी, ए मान लेता हूं मैं लेटस से कि इवन प्राइम नंबर इज ऑब्टेन्ड, या 2 लिख देता हूं सीधे, इतना बड़ा क्या लिखूं, 2 इज ऑब्टेन्ड, आप जैसे एग्जाम में पूरा लिख लेना इवन प्राइम नंबर, 2 इज ऑब्टेन्ड ऑन द फर्स्ट डाई, ऑन द फर्स्ट डाई, एंड इवेंट बी लिख देते हैं 2 इज ऑब्टेन्ड, क्योंकि दोनों पे 2 लाना है आपको, है ना, ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर और ईच डाई, तो दोनों पे आपको 2 लाना है, तो ऑब्टेन्ड ऑन द सेकेंड डाई, ऑन द सेकेंड डाई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, सोच के बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? पहली डाई पे 2 आने की संभावना क्या है, टोटल आउटकम्स 6 हैं 1/6 और 2 एक ही बार आता है तो 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या होगी, वही होगी 1/6 ही होगी, क्योंकि उस पर भी 2 लाना है। अब आपको पहला इवेंट भी घटित कराना है, दूसरा इवेंट भी घटित कराना है, दोनों इवेंट ही घटित कराने हैं साहब आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कराना है, एंड सिंस बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, आप एक लाइन लिखेंगे, सिंस इट इज क्लियर दैट both the events A and B are independent, so probability of A intersection B will be equal to probability of A multiplied by probability of B, which is equal to 1/6 into 1/6, that is equal to 1/36 answer। समझ आया? यस सर। ठीक है, ये अभी अपन 12th क्लास में तो अपन इस तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर 10th क्लास में आता, ये क्वेश्चन मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 10th क्लास का भी क्वेश्चन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10th क्लास में क्वेश्चन आता तो आपके सामने क्वेश्चन ये होता कि आपको दोनों डाइस पे 2 2 लाना है, तो मुझे बताओ सैंपल स्पेस क्या बनाते हैं आप? इस तरीके का सैंपल स्पेस बनाते हैं 1,1 1,2, इस तरीके का सैंपल स्पेस बनाते, बोलो। यस सर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने रखते? 36। ठीक है, और यस इवेंट सर। ए मान लेते भाई, आप दोनों पे ही 2 2 ला रहे हो, तो एक ही तो ऐसा केस है 2,2 इन 36 में से, तो फेवरेबल एक ही हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो भी तो 1/36 आता। तो अगर अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में नहीं जानते होते तो भी अगर आप सिंपली जनरल प्रोबेबिलिटी 10th क्लास के लॉजिक्स के हिसाब से चलते हैं
जो हमारे क्लासिकल थ्योरी थी या थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल थ्योरी थी, इंपेरिकल थ्योरी थी, उससे भी चलते तो भी अपन 1/36 ही आंसर लेके आते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन इज टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, दो इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट कब होंगे? हमारे हिसाब से तो वो तब होंगे जब ये हो जाए, जब ये हो जाए। बोलो बताओ, जब ये हो जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना? यस सर। या फिर ये हो जाए ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, तो भी ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे। या फिर ये हो जाए ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, और चौथा और आखिरी केस क्या होता है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताओ प्रियांशी, इन चारों केस में से कोई भी एक केस हो जाए तो आप कह सकते हो ना ए और बी इंडिपेंडेंट है साहब? यस सर। अब आपको चार ऑप्शन में से चूज करना है, इन चारों में से कोई ना कोई रहा होगा, और तो कुछ होता ही नहीं है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये तो साफ साफ गलत। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना और इंडिपेंडेंट होना बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। ये बात अपन ने डिफरेंस जब स्टार्ट किया था तब डिफरेंस किया था, उसमें भी सीखी थी, है ना। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ए नॉट इंटरसेक्शन, ये ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट ही है बेटा, है ना, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू क्या कह रहा है ये, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बताओ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ही तो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ए डैश, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ये तो मैच हो गया ना, कहाँ है ये रहा सेकंड वाला, एग्जैक्टली मैच हो गया इससे। बोलो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। यस सर। भाई इन चारों में से कोई भी एक केस आ जाएगा ना तो आप कह दोगे कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। इन चारों में से सेकंड वाला केस मैच हो गया, ए नॉट बी नॉट की प्रोबेबिलिटी ए नॉट और बी नॉट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट आ गया। अब उसने ए नॉट को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करके लिखा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, वो आपको सॉल्व करना है। बी नॉट को भी उसने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा है। थर्ड वाज इम्पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो एक बिल्कुल अलग ही चीज कह रहा है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज बराबर हो तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसा तो कभी कुछ सीखा ही नहीं था अपन ने। और दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये भी हमने नहीं सीखा था। बताओ दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम अगर 1 होता है तो इवेंट्स ए और बी को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट तो नहीं कहते हैं, बट एक वर्ड है उसके लिए भी, सोच के बताओ क्या कहते हैं। पता नहीं आपने अभी तक सीखा नहीं सीखा, 11th में आ गया था वैसे तो, बट आपको याद है कि नहीं है। अगर कुछ इवेंट्स हैं, अभी तो चलो दो ही हैं ए और बी, इक्वली लाइकली ना, इक्वली लाइकली तो ये है बेटा, इक्वली लाइकली तो सी वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है तो मैं कहूंगा इवेंट्स ए एंड बी आर इक्वली लाइकली। हाँ अगर कुछ इवेंट्स हैं, अभी तो जैसे दो ही हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4, मान लो 5 इवेंट्स है ए बी सी डी ई, और पांचों की प्रोबेबिलिटी इसका सम अगर 1 आता है, जैसे अभी 2 का आ रहा है, 5 है तो 5 का आता है, तो उन सारे इवेंट्स को कहा जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या कहा जाता है? स्पेलिंग बताऊं क्लियर, EXHAUSTIV। अभी बेस थ्योरम में आ जाएगी वो चीज, और वैसे 11th में भी आई थी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर सारे के सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ जाए तो वो सारे के सारे इवेंट्स मिलकर, उनमें से कोई एक नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा कि इवेंट ए एग्जॉस्टिव है इवेंट बी, ए और बी मिलके एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ठीक है, क्लियर है? हाल फिलहाल के लिए हमारा आंसर इसमें बी है। आप मैच कर लेना पीछे से। चलिए, तो हो गई हमारी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कहानी खत्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के लिए मोटा मोटा ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहले अपने को सीखना है पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पार्टीशन के बाद आपको सीखनी है टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सीखने के बाद एप्लीकेशन आएगा बेस थ्योरम का। तो टॉपिक का नाम बशर्ते बेस थ्योरम है, दैट इज फाइन, क्योंकि मेन टॉपिक वही है।
लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पहले पार्टीशन करना सीखना पड़ेगा सैंपल स्पेस का, फिर उसके बलबूते टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम सीखनी पड़ेगी, उसके बलबूते क्वेश्चन तीनों के आते हैं, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के भी आते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के भी आते हैं, बेस थ्योरम के तो ऑब्वियसली आते ही। तो इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये टॉपिक फिर अपन कल के सेशन से स्टार्ट करते हैं, बेस थ्योरम। आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।